दोस्तों नमस्कार, मैं कैप्टन एसआर। सबसे पहले सभी दोस्तों को जोहार, जय भीम, जय संविधान। और मैं पिछले वीडियो की बात करूं तो 3-4 दिन पहले भी मैंने वीडियो अपडेट किया था, जो था जनजाति छात्रावास दिल्ली के बारे में, जिसमें छात्रावास में एडमिशन्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी, जिसमें जो पूर्व IAS हैं, RD साहब हैं, PR साहब हैं, और मतलब उनका भी इंटरव्यू था, उन्होंने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी। लेकिन समय के साथ में इन्फॉर्मेशन फिर बढ़ती रहती है, तो एक और वीडियो की ज़रूरत पड़ी। मेरे को लग रहा था कि ये आपके साथ में शेयर करना चाहिए, बिकॉज आप लोगों ने जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ सवाल किए थे, उनका मैंने कोशिश की थी कि सबको बराबर मैं रिप्लाई करता रहूं, लेकिन फिर भी एक सीरीज़ बन जाती है क्वेश्चंस की, तो उनका एक्चुअली कंटिन्यू जवाब देना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए इस वीडियो में मैं उन सभी सवालों का जवाब देना चाहूँगा जो वहाँ पर आप लोगों ने पूछे थे। इसके अलावा जो लेटेस्ट जो भी चेंजेज हैं, जो भी मतलब डेवलपमेंट है ना, उसके बारे में भी मैं सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हॉस्टल का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। एक्चुअली ये जिस हॉस्टल की अपन बात कर रहे हैं, जनजाति छात्रावास दिल्ली की, इसका मतलब पूरा नाम है आदिवासी शैक्षिक एंड सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो जनजाति छात्रावास है ये इंडिपेंडेंट हो, यानी कोई स्वतंत्र बॉडी हो। ये एक्चुअली इसको तैयार किया गया है, इसका निर्माण करवाया जा रहा है, या इसको जो रन करने वाली जो संस्था है ये है अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ। एक्चुअली इनका ये एक प्रोडक्ट है एक तरह से देखा जाए तो। और ये जो संघ है, मतलब इसका ना ये पहला काम है ना आखिरी काम है। ये लोग, इसके जितने भी मेंबर हैं, जो भी प्रेसिडेंट हैं, जो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, है ना, और या जो भी इसमें एक्चुअली डोनेशन करता है, जिन्होंने भी एक्चुअली चंदा दिया है या किसी भी तरह का सहयोग किया है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई वन टाइम सेवा हो। मतलब मेरा मानना है कि वो पहले भी सालों से लगे हुए हैं इस तरह के कामों में, और भविष्य में भी मतलब इन चीज़ों को बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं। आज एक छात्रावास तैयार किया है, कल दूसरा करेंगे, परसों तीसरा करेंगे, मतलब इस तरह का यहाँ पर है। तो अभी अपन बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। जैसे कि पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर सके थे, बिकॉज वो जस्ट इंटरव्यू टाइप थे। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे समाज के जो भी छात्र हैं, जो भी एक्चुअली मेल हैं, अभी एक्चुअली लड़कों के लिए अवेलेबल है। एक्चुअली लड़कियों के लिए हॉस्टल अभी नहीं बन पाया, बिकॉज एक ही ब्लॉक बन के तैयार हुआ है। तो जैसे ही दूसरे ब्लॉक भी बन के तैयार होंगे तो अपन बेटियों के लिए, बहनों के लिए भी मतलब ये फैसिलिटी देने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल की बात करें तो इसमें जो लड़के हैं और जो राजस्थान के अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। ये पोर्टल की अपन बात करें, पोर्टल 25 अगस्त को ओपन हो गया था, एंड इसकी लास्ट डेट 21 सितंबर है। यानी बहुत अभी भी एनफ टाइम है, अभी भी 20 दिन हमारे पास में है। तो 20 दिन में आप लोग आराम से अपना इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्स से आपको सबमिट करने हैं उनको आराम से आप लोग कलेक्ट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी से या तहसील से या SDM से। कोई भी ऐसे जल्दबाजी में अप्लाई ना करें, क्योंकि आज हम लोग जो आप लोगों की कुछ एप्लीकेशंस आई है उनको उनकी स्क्रूटिनी कर रहे थे या जस्ट उन्हें देख रहे थे, तो उसमें देखा कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मतलब इनकम्प्लीट हैं। जैसे इनकम सर्टिफिकेट की अपन बात करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट पे किसी तरह का कोई सीरियल नंबर ही नहीं है, जबकि वो बनाया गया है बाई तहसीलदार या बाई SDM। तो जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट है जिस पे कहीं पे कोई सीरियल नंबर ही नहीं है, क्रमांक ही नहीं है, तो वो तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा नहीं, होने वाला नहीं है। तो आप लोग चाहो तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ज़्यादा लीजिए, लेकिन अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर तैयार करके अपलोड कीजिए। ये निवेदन हुआ आप लोगों से। अभी मैं यहाँ पे संस्थान के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है बेसिकली। इसके अपन प्रेसिडेंट की बात करें तो अपने PR साहब हैं, इनके एफर्ट्स को कौन नहीं जानता, है ना। और साथ में ही बाकी साथी लोग हैं जो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो भी मेंबर्स हैं। तो अभी आगे चलते हैं आगे अपन देखते हैं कि इसमें जैसे एप्लीकेशंस की अपन बात करें तो एप्लीकेशन से 25 तारीख से ओपन हो गई है, और आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.abjjbs.org। इस पर आपको टॉप पर ही ये मिल जाना है पोर्टल। उसको जैसे ही क्लिक करोगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट जैसा कि मैंने बताया 21 सितंबर है, एंड स्क्रूटिनी इसकी होने वाली है, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं उनकी जांच होने वाली है 22 से 27 सितंबर तक, एंड 28 सितंबर को आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। यानी लिस्ट तैयार हो जाएगी 28 सितंबर तक कि किन किन कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन हुआ है। साथ में ही जो एडमिशन कंप्लीट होने हैं ये 30 सितंबर तक से 1 अक्टूबर तक हो जाने हैं, और 2 अक्टूबर से ये अपने रिदम में आ जाने वाला है। यानी प्रॉपर तरीके से आपका जो मैस है ना, जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, जो कोचिंग संस्थान हैं, जो भी
आपको शिक्षण संस्थान से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी मिलने वाली हैं वो सारी मिलने लगेंगी। अब यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है, मतलब कई लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया है, ये सवाल भी किया है। तो आवेदन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको ऑनलाइन जाके ही आवेदन करना है। ऑफलाइन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। किसी को भी अपने जो हार्ड कॉपी या डॉक्यूमेंट्स है, जब तक उनसे कहा नहीं जाए या इनवाइट नहीं किया जाए तब तक बाई पोस्ट भेजने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि इसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी लड़के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जो शेड्यूल ट्राइब यानी राजस्थान के शेड्यूल ट्राइब से संबंध रखते हैं। इसमें किसी तरह का कोई जातिवाद, कोई कबीलावाद इस तरह का नहीं किया है। जैसे इसमें जो मेंबर हैं ये लगभग सभी मीणा कबीले से संबंध रखते हैं, और इसमें जो चंदा उगाई हुई है वो भी मेरे को लगता है कि 95% है वो सिर्फ मीणा समाज से ही एक्चुअली उगाई की गई है। लेकिन ये समिति का बड़प्पन है कि वो यहाँ पर जब हॉस्टल तैयार हो गया है और जब उसमें प्रवेश की बात आती है तो जो अपना समाज है उसी के बराबर वैल्यू राजस्थान के जो सभी जनजाति समाज है उनको दिया जा रहा है, और उनके भी जो छात्र हैं मतलब सबसे एप्लीकेशन से इनवाइट की जा रही हैं। तो मतलब ये एक अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। अब योग्यता की बात करें कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो ऑब्वियसली पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि जिन छात्रों ने भी इसका आईएएस के मेन एग्ज़ाम दिया है या उसमें अपीयर पहले भी हो चुके हैं या नहीं भी हुए हैं तो इस बार हो रहे हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, इसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, चाहे उन्होंने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो या कुछ और किया हो, लेकिन उन्हें रियली इंटरेस्ट है एक्चुअली इस तरह के कोचिंग संस्थान में रहने में, एक डिसिप्लिन में रह के मतलब अपने मिशन को कंप्लीट करने में। तो उन लोगों को इसमें अप्लाई करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब यहाँ पर उन पर एक रेस्ट्रिक्शन भी है। एक्चुअली अपन जनजाति की बात करें तो जनजाति में तो सभी तरह के लोग हैं। यदि एक आईएएस ऑफिसर है, एक आईपीएस ऑफिसर है ना, एक कोई बड़े नेता हैं, एक्चुअली वो पहले से ही मेरा मानना है कि आत्मनिर्भर होते हैं, तो वो अपने बच्चों को, अपनी औलादों को मतलब बहुत आराम से पढ़ा लिखा सकते हैं, अच्छी फैसिलिटीज वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे समिति का मानना है कि हमें यहाँ पे प्रायोरिटी उन्हीं लोगों को देनी है जो बहुत ही गरीब हैं, जिनका मतलब बैकग्राउंड देखा जाएगा, उनके घर वालों का इनकम सोर्स क्या है, मतलब इस तरह की सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और जो एक्चुअली अंतिम कतार में जो लोग खड़े होंगे उन्हें यहाँ पर चांस दिए जाने की कोशिश रहेगी। फिर भी आप लोगों से जो इनकम सर्टिफिकेट एक्सपेक्ट किया है वो 8 लाख तक की इनकम का एक्सपेक्ट किया है ना। 8 लाख या उससे कम की आपकी इनकम होनी चाहिए। और इसके बाद में अपन चलते हैं कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कौन बनाएगा, एक्चुअली किससे सर्टिफाइड या वेरीफाइड होना चाहिए। तो इसके लिए या तो आपको तहसीलदार से आपने बनवाया हो या फिर एसडीएम से आपने बनवाया हो। जो जस्ट सरपंच से बनवा लेते हैं या किसी गजेटेड ऑफिसर या किसी नोटरी से बनवाते हैं या पटवारी से बनवा लेते हैं, वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट बनने का भी एक एक्चुअली प्रॉपर सीक्वेंस होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पहले सरपंच से उसको बनवाया जाता है, उसके बाद में पटवारी की रिपोर्ट होती है, इसके बाद में तहसीलदार के पास में जाते हैं या एसडीएम के पास में जाता है। इस तरह का कुछ प्रोसीजर होता है, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका, उसके टॉप पे जो सीक्वेंस नंबर है यानी जो रजिस्टर्ड नंबर है तहसीलदार ऑफिस में या एसडीएम ऑफिस में, वो भी होना चाहिए। उसके बिना आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा। तो जो पहले वाले भी कैंडिडेट है जिन्होंने जल्दबाजी में इस तरह के जो सर्टिफिकेट सबमिट कर दिए हैं जिनमें क्रमांक नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है टॉप पर, तो उन लोगों को भी चाहिए कि वो उसमें सीरियल नंबर लिखवाएं, तहसीलदार या एसडीएम जिससे भी बनवाएं, और उसको रीसबमिट करें या फिर जो समिति की तरफ से कॉल का इंतज़ार करें या फिर ईमेल का इंतज़ार करें कि उन्हें आगे क्या करना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें कौन अप्लाई नहीं कर सकता। कौन कर सकता है वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कौन अप्लाई नहीं कर सकता ये आप देखोगे तो जो लोग भी किसी शिक्षण संस्थान के नियमित मतलब अभ्यर्थी हैं, है ना, वहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों को इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जो समिति है वो आशा करती है या वो जो फैसिलिटी दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्चुअली स्टूडेंट है वो नियमित रूप से रह सकें और नियमित रूप से रह के अपनी तैयारी कर सकें। दूसरा, जो लोग एक्चुअली कर्मचारी हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में हैं, उन लोगों को भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, उनको भी कोई भी चांस यहाँ पे नहीं बनते हैं। इसके अलावा तीसरे की अपन बात करें तो जो जनजाति राजस्थान से बाहर की हैं उन्हें भी अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए। भविष्य में कुछ ऐसा हुआ तो बिल्कुल हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों ये हो गई योग्यता, और योग्यता के बाद में अपन देखते हैं फैसिलिटीज़ क्या क्या इन लोगों को मिलने वाली हैं। बिकॉज अपना घर छोड़ के आएंगे या फिर जो भी लोग जयपुर में, दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर हॉस्टल में आ रहे हैं और वहाँ पे कुछ नॉमिनल फ़ीस भी दे रहे हैं,
तो उन्हें ये जानने का भी अधिकार है कि उन्हें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली हैं। सीन क्लियर रहेगा तो बेटर होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे डबल शेयरिंग रूम मिलने वाला है। डबल शेयरिंग रूम मीन्स एक रूम में 2 स्टूडेंट रहने वाले हैं, यानी 2 बेड होने वाले हैं, उसमें 2 बिस्तर रहने वाले हैं। इसके अलावा जो आपकी लाइब्रेरी है वो फुल्ली एयर कंडीशन रहने वाली है, और फुल्ली एयर कंडीशन लाइब्रेरी है वो 24/7 यानी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी आपके लिए। तो आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी, रात को भी, दिन में भी, है ना। ये सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है लाइब्रेरी से रिलेटेड। इसमें सारी बुक्स आपको मिलने वाली हैं। बुक्स के अलावा और भी क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं वो हम आगे बताने वाले हैं। मैथ्स फैसिलिटी आपको रहेगी। इसके जो भी चार्जेज़ हैं वो अभी मैं नीचे बताने वाला हूँ। इसके अलावा मेंटरशिप की अपन बात करते हैं तो एवरी वीक यानी हर 7 दिन में, हर 15 दिन में यहाँ पर जो एक्चुअली यूपीएससी एक्सपर्ट हैं वो लोग आने वाले हैं, और आप लोगों का जो एक पर्सनल इंटरव्यू है, मतलब वो आपको गाइड करने वाले हैं, आपका पर्सनल इंटरव्यू लेने वाले हैं, है ना, ताकि आप यूपीएससी के इंटरव्यू जाने से पहले मेंटली प्रिपेयर हो सकें। और रही बात जो प्री एग्ज़ाम है एंड मेन एग्ज़ाम है यूपीएससी का, तो उसकी अपन बात करें तो उसके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो आईएएस बनो, है ना, एक आईएएस एकेडमी है जिससे टाई अप किया गया है, तो वो आपको जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज़ देने वाले हैं, मेन एग्ज़ाम है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज़ देने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब आपके लिए फ्री हैं, इनका कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। साथ में ही आपको जो क्लासेज है आईएएस की ये भी फ्री मिलने वाली है, उसके लिए आपको कुछ भी मतलब कोई पेमेंट नहीं करना है। ये जो क्या बोलें अपन, एक्चुअली जो अपना शिक्षण संस्थान है यही इन सब का पेमेंट करने वाला है। साथ में आपके मॉक टेस्ट भी होने वाले हैं, मॉक इंटरव्यूज़ भी होने वाले हैं, मतलब और भी कई छोटी मोटी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। तो अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आपको पेमेंट करना पड़ रहा है सिर्फ कितना सा, जो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर पहले उसको देख लेते हैं। जैसे अपन ने एक्चुअली महीने के खर्चे की अपन बात करें तो एक स्टूडेंट है उसको यहाँ पर पेमेंट करना है 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये प्रति माह रूम रेंट का देना है ना। इसके अलावा 300 रुपये बिजली का देना है, 50 रुपये पानी का बिल देना है। तो टोटल पैसे बनते हैं सिर्फ 2850 रुपये। यानी आप लोगों को यहाँ पर, है ना, कितना पे करना है, सिर्फ ये 2850 रुपये सिर्फ, है ना, इतना सा पे करना है आपको एक महीने के चार्जेस। इसके अलावा अपन मैथ चार्जेस की बात करते हैं तो मैथ चार्जेस का आपको पेमेंट करना होगा 3500 रुपये, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिक्स 3500 रुपये ही हो, ये एडजस्टेबल ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर बेसिस है, यानी ये पैसा कुछ कम भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, 2500 भी हो सकता है, 3500 रुपये भी हो सकता है, 3200 रुपये भी हो सकता है, वो एक्चुअल चार्जेस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो इस तरह से कुल मिला के आपका जो एक्सपेंडिचर होता है ये मतलब कितना हो रहा है महीने में, सिर्फ 6350 रुपये। और साथ में मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी बता दिया है कि आपको जो प्रीलिम्स मतलब प्री एग्ज़ाम के लिए आपको जो टेस्ट सीरीज़ मिलना है वो मिलेगा ही, साथ में मेन एग्ज़ाम का भी मिलना है, मॉक टेस्ट है वो भी आपको फ्री में ही होने वाले हैं, आपको कोई भी चार्जेस नहीं होंगे इसके, और मॉक इंटरव्यू है इसके भी कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, बल्कि यूपीएससी एक्सपर्ट मतलब एवरी 7 डेज़ में, एवरी 15 डेज़ में आने वाले हैं आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाने के लिए, या फिर आपका जो भी मॉक टेस्ट होंगे उनके लिए। लेकिन कुछ सालाना चार्जेस की भी अपन बात करें, जो मासिक चार्जेस हैं वो तो आपके टोटल कितने हुए 6350 यानी 6350 रुपये। लेकिन उसके बाद में अपन कुछ सालाना चार्जेस हैं जो फिक्स हैं 1 साल के लिए। इनकी बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी 1500 रुपये आपको डिपॉजिट करने होते हैं कि कोई नुकसान आप लोग कर देते हो तो उसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन क्या है कि जैसे ही आप बाद में हॉस्टल से जाते हो तो आपके ये रिफ़ंड हो जाते हैं 1500 रुपये। तो इनको तो यहाँ पे काउंट करने की ऐसे उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपन कुछ दूसरे चार्जेस देखते हैं। तो यहाँ पे एनुअल वन टाइम चार्जेस जो एडमिशन फ़ीस होती है वो 500 रुपये हुई। इसके अलावा लाइब्रेरी एंड फर्नीचर की जो फ़ीस होती है वो भी 500 रुपये 1 साल की होती है, और जो हॉस्टल की जो इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट फ़ीस जिसको बोल सकते हैं वो भी 500 रुपये, यानी कुल मिला के ये 1500 रुपये बनते हैं। 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं बनते, और उनको भी अपन शामिल करें यदि जो 1500 रुपये सिक्योरिटी के हैं तो भी टोटल 3000 रुपये बनते हैं। 3000 रुपये में से आपको 1500 रुपये वापस रिफ़ंड हो जाते हैं। ये कुछ खास जानकारी थी दोस्तों योग्यता से संबंधित और आपके जो भी चार्जेज हैं उनसे संबंधित। आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो एक्चुअली आप लोगों ने पूछे थे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, उनका रिप्लाई पूरी तरह मैं नहीं कर पाया था, इसलिए फिर से ये वीडियो बनाना पड़ा। अब ये कुछ छोटी मोटी टर्म्स कंडीशंस है, जैसे आप टाइम से फ़ीस नहीं देते हो तो 100 रुपये पर डे का आप पे फ़ाइन लग सकता है।
या फिर कुछ दूसरी तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपको डिसिप्लिन में ही रहना है, अब डिसिप्लिन में नहीं रहते हो तो आपको रेस्टिकेट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई नियम और शर्तें उन कैंडिडेट्स की जो यूपीएससी में अपीयर होना चाहते हैं और उसके लिए एक्चुअली जो हमारे शिक्षण संस्थान है मतलब इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अभी अपन बात करें तो समिति ने एक्चुअली अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए मतलब 4 सीट उन लोगों के भी लिए रिजर्व की है जो ट्राइबल्स पे रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो ट्राइबल्स का मतलब कोई भी सा भी टॉपिक हो, चाहे वो ट्राइबल से मतलब औरतों पे चाहे वो रिसर्च कर रहे हो या बच्चों पे रिसर्च कर रहे हो, उनकी ज़मीन जायदाद पे रिसर्च कर रहे हो, उनकी समस्याओं पे या उनके विकास पे रिसर्च कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इनके भी अपन चार्जेस की बात करें तो इनकी लगभग सेम ही चार्जेस हैं, वही 6350 यानी 6350 रुपये महीने का जो चार्ज होता है और उसके अलावा कोई भी ऐसे हिडन चार्जेस या इस तरह का कुछ भी नहीं है। बाकी कंडीशंस की अपन बात करें, बाकी कंडीशन से यही सारी हैं कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, किसी से कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप जो वेबसाइट है एक्चुअली www.abjjvs.org, इस पर भी जाके आप ये सारी कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे टाइम से आना, टाइम से जाना ना, मतलब कोई इलीगल चीज़ हॉस्टल में नहीं लेके आना या स्मोकिंग या ड्रिंक टाइप की चीज़ें हैं वो टोटली इसमें प्रोहिबिटेड हैं। और एक्चुअली मीणा समाज की अपन बात करें तो सारे लोगों को पता है कि इनका लंबा एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत सारे हॉस्टल उन्होंने जयपुर में भी बनाए हुए हैं, कोटा में बनाए हुए हैं, दिल्ली में भी बनाए हुए हैं, दूसरी जगह भी बनाए हुए हैं। तो कहीं पर डिसिप्लिन में 1% भी कंप्रोमाइज़ होने के कोई चांसेस नहीं होते। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, मतलब ज़रूर अपनी रिएक्शन दें और अभी भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी सवाल आपके जहन में आता है, मन में आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाए और वहाँ पर पूछें। मैं कोशिश करूँगा या जो भी मेंबर्स हैं एक्चुअली समिति के वो कोशिश करेंगे कि वो रिप्लाई टाइम से करें। लेकिन कुछ इस तरह के सवाल भी हो सकते हैं जिनका आंसर काफ़ी बड़ा हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, तो हम लोग वीडियो के थ्रू भी ऐसे सवालों का जवाब देना चाहेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जोहार, जय भीम, जय संविधान।